नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग जो है बीएससी नर्सिंग के पेपर का जो प्रीवियस ईयर का डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे थे और 2018 का जो पेपर है वो हमारा आ चुका है। अब जो है हम लोग 2019 का जो पेपर है वो डिस्कशन कर रहे हैं। मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, इसके बाद जो है आपका फिजिक्स का लेक्चर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर है केमिस्ट्री का 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड के एक कोष्टक का द्रव्यमान समान होगा। देखो सिंपल सी भाषा में क्या बात करते हैं, जो सीजियम क्लोराइड जो होता है ना, सीजियम क्लोराइड, उसमें ये सिस्टम होता है कि सीजियम क्लोराइड बेसिकली बीसीसी क्रिस्टल होता है। सीजियम क्लोराइड कौन सा क्रिस्टल होता है? बीसीसी क्रिस्टल होता है। अब ये जो बीसीसी क्रिस्टल होता है ना, इस बीसीसी क्रिस्टल में आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं पर यूनिट सेल में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में कितने होते हैं? टोटल मिला के 2 होते हैं, 2। तो इसमें एक सीजियम के लिए हो जाएगा और एक क्लोरीन के लिए हो जाएगा। इस तरीके से होता है 8 × 1/8 1, ये तो होता है कॉर्नर पर, और 1 × 1/1 बराबर 1 ये होता है सेंटर पर। तो 1 और 1 का रेशो रहता है इनके अंदर। तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 सीजियम और 1 क्लोरीन। क्रिस्टल का नाम मैंने बता दिया, कौन सा क्रिस्टल होता है? बीसीसी। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉपर व्हेन इट इज क्रिस्टलाइज्ड एज एफसीसी। जैसा कि आपको पता है एफसीसी के अंदर जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं संकुलन क्षमता। क्या कहते हैं इसको? संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। वो आप लोगों को पता है 74% होती है। और जो वॉइड होती है, जिसको हम रिक्तिका कहते हैं या फिर स्पेस कहते हैं, खाली स्पेस, वो आप लोग कितना हो जाएगा? 100 में से आप माइनस कर देंगे कितना? 74 माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 26% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 26%। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या कह रहा है? इसका आंसर जो है 74% हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। में से कौन सा ऊष्मागतिकी परिवर्तन आदर्श विलयन को बनने को दर्शाता है? एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। देखें, सबसे पहले तो कैसा भी विलयन हो, चाहे वो आदर्श विलयन हो, चाहे वो आदर्श विलयन हो, चाहे वो अनादर्श विलयन हो, मैं सभी के बारे में बता रहा हूं, चाहे वो आदर्श हो चाहे अनादर्श हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, कैसा भी विलयन हो, कैसा भी सॉल्यूशन हो, इसमें इनकी एक खासियत होती है कि विलयन निर्माण के दौरान हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श हो, एंट्रोपी जो होगी, एंट्रोपी को हम दर्शाते हैं डेल्टा एस से। डेल्टा एस हमेशा बढ़ेगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, कोई भी विलयन तब बनेगा जब प्रक्रिया स्वतः होगी। विलयन निर्माण की प्रक्रिया जो होती है एक स्वतः प्रक्रिया होती है, इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ये तो हर प्रोसेस के लिए लागू होगा, चाहे वो आदर्श हो चाहे अनादर्श हो। लेकिन वो केवल पूछ रहा है आदर्श के लिए, तो आदर्श के लिए 2 बातें तो सत्य हो गई कि डेल्टा जी होगा नेगेटिव और डेल्टा एस का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एंट्रोपी क्या होती है मैं बस बता चुका हूं बहुत पहले भी आपको। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। इसको हिंदी में अपन कहते हैं यादृच्छिकता, रैंडमनेस। यानी बेसिकली अणु जो है, एक अणु जो है वो बेसिकली खराब होने लगे, अणु इधर उधर मूव करने लगे। ठीक है, तो रैंडमनेस बोलते हैं, डिसऑर्डरनेस बोलते हैं। तो कैसा भी विलयन हो, चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श हो, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब केवल ये किसकी बात कर रहा है? आदर्श की, आइडियल की। तो आइडियल के केस में आयतन में परिवर्तन जो होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता तो 0 होता है। एंथैल्पी में जब परिवर्तन होता है वो भी कितना मनाता है? 0 मनाता है, कोई एंथैल्पी में परिवर्तन भी नहीं होता। ठीक है, ये इस तरीके के ऑप्शन होंगे। तो डेल्टा वी 0 हो जाए, इसमें भी डेल्टा वी 0 है तो सी, ये तो गलत हो गया, बी गलत हो गया। डेल्टा एच 0 है, इसके लिए बिल्कुल सही है। डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है। तो आंसर जो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से फर्स्ट आ जाना चाहिए। एक बार मैं और ऑप्शन देख लेता हूं। वैसे नेगेटिव, हाँ बिल्कुल सही है। आंसर जो आएगा हमारा कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा फर्स्ट? क्योंकि मैंने बता दिया आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी डेल्टा 0 होता है, एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको बेंजीन, मिथेनॉल, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है। पूछ रहा है कि निम्न में से किसका वाष्पदाब कमरे के ताप पर सबसे अधिक? देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसका वेपर प्रेशर भी जो हो जाएगा, मतलब वाष्पदाब, वो अधिक हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका बेंजीन का जो क्वथनांक है वो तो दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा मिथेनॉल का जो क्वथनांक दे रखा है वो दे रखा है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा एनिलीन का जो क्वथनांक है वो हमारे पास दिया हुआ है 184 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट्रोबेंजीन का जो क्वथनांक है वो हमारे को दिया हुआ है 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसका कम होगा ना क्वथनांक, उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। तो क्वथनांक सबसे कम इसका है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मिथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अच्छा क्वेश्चन दिया है उन्होंने विलयन वाले चैप्टर से।
क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है। समझिए ध्यान से, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर होता है मेरे पास विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा टीबी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी भी लिख देते हैं कई बार। टीबी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 100.114 और डेल्टा टी नॉट बी की वैल्यू को पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पानी के लिए विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर मैं 100.114 में से 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.114 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो मेरे पास डेल्टा टीबी का मान आ गया, लेकिन वो डेल्टा टीबी नहीं पूछ रहा, वो केबी का मान पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेल्टा टीबी का जो मान हो गया वो मेरे पास कितना आ गया 0.114 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब हमें पता है कि डेल्टा टीबी बराबर जो होता है ना, अगर आपने पढ़ा होगा, ये होता है W इंटू 1000 इंटू के बी अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं आप रिलेशन को, डेल्टा टीबी बराबर होता है मोललता, मोलेलिटी स्मॉल m इंटू क्या पढ़ते हैं अपन के बी पढ़ते हैं, ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे कहते हैं यूरिया। जैसा कि आपको पता है यूरिया के लिए I बराबर वन ऑफ फैक्टर का मान 1 होता है, तो फर्क पड़ना नहीं है, I 1 होता है। अब डेल्टा टीबी का मान तो मैंने बता दिया 0.114 है इज इक्वल टू, अब बात करते हैं W की। स्मॉल w का मान 1 ग्राम यूरिया दे रखा है तो यहाँ 1 आ जाएगा 1000 इंटू केबी का मान मुझे पता नहीं है क्योंकि पूछा है ना केबी का मान। तो स्मॉल m का मान यूरिया के लिए आपको पता है, यूरिया का अनुपात 60 होता है और मात्रा जो है जल की कितनी दे रखी है 75 ग्राम दे रखी है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो केबी बराबर मेरे पास कितना आएगा 0.114 इंटू यहाँ मेरे पास कितना आएगा 60 इंटू 75 अपॉन, फिर नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। एक बार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0.51 आएगा। कितना आएगा 0.51, एग्जैक्ट आएगा 0.513। ये केबी का मान आ गया। देखते हैं ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है क्या 0.513। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो कहता है कि अभिक्रिया दी हुई है C2H5 वाली अभिक्रिया दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। पूछ रहा है कि सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा log 10, फॉर्मूला होता है K2 अपॉन K1 बराबर ये होता है EA अपॉन 2.303 R, यहाँ होता है 1/T1 माइनस 1/T2। ये आती है आर्यनीय समीकरण से आती है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ log 10 K2, ये दे रखा है K2 का मान, ये दे रखा है K1 का मान। कितना दे रखा है K2 6.71 दिया हुआ है। K1 का जो मान है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5.03 इंटू 10 की पावर -2 बराबर EA का मान मुझे निकालना है 2.303 इंटू, अब R का मान क्या रखेंगे, R का वह मान रखेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ। आप देखेंगे R का मान कैलोरी में दिया हुआ है, तो आपको पता है कि R का मान कैलोरी में करीब करीब 2 कैलोरी होता है। करीब करीब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1.98 के आसपास होता है, आप तो 2 मान लो। 1/T1, T1 का मान दे रखा है 298 केल्विन, केल्विन में ही दिया हुआ है तो आप केल्विन में ही रखेंगे। माइनस T2 का मान कितना दे रखा है 333 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास log 10, इसको करेंगे तो 6.71 अपॉन 5.03 ऊपर चला जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा 100 बराबर यहाँ मेरे पास बचेगा EA अपॉन 2.303 इंटू 2। इसका एल्शियम ले लेते हैं। एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 298 इंटू 333, यहाँ बचेगा 333 माइनस कितना बचेगा 298। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 6.71 को मैं 5.03 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1.33। इसको अगर हट काटेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ log 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 133 के आसपास आएगा। इस पूरे को सॉल्व करने पर 133 इजिकल टू मेरे पास कितना आएगा EA अपॉन 2.303 इंटू 2, यहाँ 333 में से 298 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए। अगर मैं 333 में से 298 माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 35, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 35 अपॉन मेरे पास कितना बचेगा 298 और यहाँ मेरे पास बचेगा 333। ठीक है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं इसके बाद, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो इसको सॉल्व कर दिया हमने। अब इसको log की वैल्यू को सॉल्व करनी है हमारे को। देखिए कैसे करेंगे log की वैल्यू को सॉल्व। अब हम log की वैल्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए log 133 लिखा हुआ है। log 133 कितना होता है, अगर आपको याद हो तो ठीक है, वैसे बेटर है कि आपको याद होना चाहिए, आपको log सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि काफी
लंबा प्रोसेस है लॉग सॉल्व करने का। लॉग 133 करीब करीब 2.12 या 2.13 के आसपास होता है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 2.13। मैं बता दूंगा किस दिन आपको लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास पेपर सॉल्व करा रहे, टाइम कम है, एग्जाम आने वाला है। बट ठीक है, हम लॉग सॉल्व करना भी आप सबको सिखाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है EA अपॉन कितना लिख दिया 2.303 इंटू 2। यहाँ मेरे पास कितना आएगा 35 अपॉन यहाँ आ जाएगा 298 इंटू बचेगा 333। यहाँ से EA की जो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आएगी 2.13 इंटू 2.303 इंटू 2, यहाँ बचेगा 298, इधर बचेगा 333 अपॉन नीचे कितना बचेगा 35। एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोले। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 2.13 इंटू 2.303 इंटू मेरे पास आएगा 2, यहाँ बचेगा 298 इंटू 313 और डिवाइड में मेरे पास कितना बचेगा 35। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 26145, करीब करीब आएगा 26145 यूनिट आएगी कैलोरी। इसको किलो में कन्वर्ट करूंगा तो ये 26.14 किलो कैलोरी आएगा, यानी करीब करीब इसका। अब देखो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, ये ऑनलाइन एवरेज बताया गया 26.1, तो ये तो 2.12 किलो कैलोरी नहीं होगा, ये 212 ये भी नहीं होगा, 21.2 ये मैच करके देखें आप 26.1 किलो कैलोरी। दो डेटा के साथ है, यहाँ भी दो डेटा के साथ है, यहाँ बहुत बड़ा डेटा, तो आंसर जो जाएगा उससे आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन को मैं बताऊंगा कि लास्ट में करें क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, इसके चक्कर में आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये एक आइडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। नहीं, ये ऑलवेज सही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर आपको पता है कि कोटी जो होती है प्रैक्टिकल वैल्यू लेती है, प्रैक्टिकल होगा तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आगे बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन डिटरमाइंड बाय बोथ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट, तो ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल कभी भी हम ऑर्डर नहीं डिसाइड कर सकते, तो पहला और दूसरा गलत हो गया। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू द रिएक्शन इन द रेट लॉ, ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि R बराबर होता है K, A की पावर होता है X और B की पावर होता है Y। इसको हम कहते हैं रेट लॉ। क्या कहते हैं, रेट लॉ। और रेट लॉ में जो पावर लिखी हुई है ना x प्लस वाई, इन्हीं के एडिशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक मान होता है, और आपको ये भी पता है कि ऑर्डर जो होती है ना ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल होती है, हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है। आगे कह रहा है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कुड बी फ्रैक्शन एंड होल नंबर। नहीं, मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर में होती है, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकती, कहने का मतलब है। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलाइडी कण का आयतन Vc दिया हुआ है, विलय के कणों का आयतन वास्तविक विलयन में Vt दिया हुआ है, और निलंबन कणों का आयतन जो है वो Vs दिया हुआ है। देखो सबसे बड़े जो कण होते हैं वो निलंबन वाले होते हैं, सबसे बड़े कण निलंबन वाले होते हैं। निलंबन कणों का आयतन सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद जो आयतन होता है वो कोलाइडी कणों का होता है, और सबसे छोटा जो आयतन होता है वो सत्य विलयन होगा, ट्रू विलयन का होता है, जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो इनका जो आकार होता है मतलब एंगस्ट्रॉम में होता है, इसका 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, इसका 1 से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, इसका 1000 एंगस्ट्रॉम ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ा जो आयतन होगा वो हो जाएगा निलंबन कणों का मतलब Vs, उसके बाद हो जाएगा कोलाइडी कणों का, और सबसे छोटा आयतन हो जाएगा Vt। तो Vs Vc Vt आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास Vs Vc Vt। हाँ, आंसर जो आ जाएगा हमारे पास सी आ जाएगा। देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, सी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। टिंडल प्रभाव किसमें दिखाता है, सबको बताया। टिंडल प्रभाव जो होता है वो कोलाइडी कणों का प्रभाव होता है। टिंडल हो गया, इसके अलावा आपने सुना होगा ब्राउनियन मोशन हो गया, ब्राउनियन मोशन, ये सारे के सारे जो होते हैं किसके लिए यूज होते हैं, ये कोलाइडी कणों के लिए यूज होते हैं, कोलॉइड पार्टिकल्स। ठीक है, तो कोलॉइड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए किसी आयन की कोलाइडल विलयन की स्कंदन क्षमता, देखो स्कंदन क्षमता जो होती है ना, आपने अगर पढ़ा होगा हार्डी-शुल्जे का नियम, अगर आपने नाम सुना होगा हार्डी-शुल्जे का नियम, वो कहता है कि जो भी स्कंदन क्षमता होती है, कोगुलेशन पावर जो होती है, वो डिपेंड करती है उसके आवेश तथा उसके रिजल्ट परिमाण पर डिपेंड करती है। ठीक है, आवेश +4 और +3 तो +4 की ज्यादा होगी, -4 -3 तो -4 की ज्यादा होगी, सब मतलब सभी पे डिपेंड करती है, आवेश पर भी डिपेंड करती है, संकेत पर भी डिपेंड करती है, तो बहुत मैग्नीट्यूड एंड साइन, इसको बोलते हैं हार्डी-शुल्जे का नियम। स्पेशली एक क्वेश्चन भी बनता है, अगर आपको पता हो कि अगर आपसे पूछ ले PO4 -3 में से और SO4 -2 में से और Cl- में से किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, तो हम इसकी ज्यादा बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये स्कंदन क्षमता का ऑर्डर हो गया, कोगुलेशन पावर का ऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस किस पर निर्भर करता है, तो आप लोगों ने अगर फॉर्मुला पढ़ा होगा गैल्वेनिक सेल का, तो ये होता है E सेल बराबर E0 सेल -2.303 RT अपॉन NF, यहाँ होता है log 10, इधर होता है Q। तो गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज है वो तापमान पर भी निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है, सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है, सांद्रता, तापमान, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। फॉर्मुला है ना, इसको फॉर्मुले को अपन कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, इसको कहते हैं हम नॉन्स इक्वेशन। अगर आपको पता हो नैन्स समीकरण बोलते हैं इसको, तो नैन्स समीकरण के अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त से भी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया दी हुई है, इसके लिए ई नॉट सेल का मान, ई नॉट का जो मान है वो आपको दे रखा है कितना, माइनस का 0.32 वोल्ट है। साम्य अवस्था पर अभिक्रिया हो रही है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303, या इसको एक काम करते हैं, अगर आपने अच्छी तरह इक्वेशन पढ़ी हो तो इसमें ये हो जाता है सीधा सीधा 0.0591 अपॉन NF हो जाता है, अगर आपको पता हो तो। यहाँ हो जाएगा log 10, यहाँ हो जाता है Q। साम्य अवस्था पर क्या होता है, साम्य अवस्था पर ई सेल का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा क्या, ई नॉट सेल बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 0.0591 अपॉन कितना n, यहाँ हो जाएगा log 10, और साम्य अवस्था पर Q बन जाता है K। आपने पढ़ा होगा KC और KP होता है। ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, माइनस का 0.32 बराबर, इसका मान लग दिया मैंने 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इस अभिक्रिया में, तो इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और यहाँ मैंने लग दिया log 10 K लिख दिया। एक बार इसको हटा देता हूं मैं। तो हटाने के बाद यहाँ बचा हुआ था क्या, माइनस का 0.32 इजिकल टू 0.0591 अपॉन यहाँ बचा था 2, या मेरे पास बचा था log 10, इधर मेरे पास बचा था K का मान लगाना है कि उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता होती है। उत्पाद जिंक, यहाँ बचा हुआ है Fe+2, फिर यहाँ बचा हुआ है मेरे पास क्या, Fe, और यहाँ मेरे पास कितना बचा हुआ है Zn+2। जैसा कि आपको पता है कि सॉलिड की जो सांद्रता होता जाती है वो 1 हो जाती है। सॉलिड की सांद्रता कितनी जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से K बराबर ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Fe+2 की सांद्रता हमें निकालनी है। देखो पूछ रहा है ना Fe+2 की सांद्रता क्या होगी, ये रहा। तो लेकिन जिंक की दे रखी है, तो Fe+2 की सांद्रता को तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, और जिंक की जो सांद्रता है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, मतलब K का मान Fe+2 के बराबर हो जाएगा। तो आगे क्या करना है हमारे को, आगे रखना है माइनस का 0.32 इजिकल टू 0.0591 अपॉन कितना हो जाएगा 2 log 10। K का मान मैंने कितना बताया था, केवल किसके बराबर हो जाएगा, Fe+2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से माइनस का 0.32 इंटू मेरे पास कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.0591 इजिकल टू मेरे पास कितना आएगा log 10, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा Fe+2। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूंगा तो ये करीब करीब आएगा log 10 Fe+2, ये मेरे पास आएगा माइनस का 10.82 आएगा, ये आंसर आ गया। लेकिन वो ये थोड़ी पूछ रहा है, ये तो Fe+2 की सांद्रता पूछ रहा है। तो Fe+2 की सांद्रता निकालने के लिए हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, log 10 इनवर्स, और एंटी लॉग लेना पड़ेगा किसका, माइनस 10.82 का। अब एंटी लॉग आपको लॉग लेना नहीं आता होगा, एंटी लॉग कैसे लोगे, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप एक एक ऑप्शन को चेक करके देख लें। सबसे बढ़िया काम मैं बता रहा हूं, आप एक एक ऑप्शन को चेक करके देख ले, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। मैं चेक करके दिखाता हूं एक एक ऑप्शन। सबसे पहले मैं सी को चेक करके दिखा रहा हूं। सी जो लिखा हुआ 1.4 इंटू 10 की पावर -11 लिखा हुआ है। एक बार मैं इसका लॉग लिखता हूं, लॉग लूंगा तो कितना आएगा, log 1.4 इंटू 10 की पावर -11, log a इंटू बी होता है log a प्लस बी, तो log 1.4 प्लस हो जाएगा log 10 की घात कितना हो जाएगा -11। अब log 1.4 कितना होता है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। log 1.4 को मैं लिख सकता हूँ 14/10, 14/10 का मतलब हो जाएगा 2 7 14 आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी log 7/5 आ गया। log 7 का मान होता है 0.83, log 5 का मान होता है 0.70। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.13 के आसपास आएगा। तो इसको सॉल्व कर दिया, 0.13 प्लस log x की पावर n आगे आ जाएगा, तो ये बचेगा -11। अब -11 में से अगर आप 0.13 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 10.17। देखो माइनस साइन के साथ, तो -10.17 यही तो लिखा हुआ था, ऐसे तो लिखा हुआ था अगर आपको ध्यान हो तो। log Fe+2 बराबर मेरे पास कितना लिखा हुआ था, माइनस का 10 पॉइंट कुछ लिखा हुआ था, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो देखो दोनों डेटा मैच हो रहे हैं लगभग, बात समझ में आ रही है। वैसे तो मैं लॉग लेना सिखाऊंगा, पर ठीक है अभी तो इस सवाल को करने के लिए तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, फॉर्म में रखें किस तरीके से को अप्रोच करना है, तो आंसर तो जाएगा मेरे पास कौन सा आ जाएगा, सी। मैंने देखो प्रूफ करके भी दिखा दिया कैसे लेते हैं। ठीक है, जब कभी भी एंटी लॉग लेना हो तो आप बेटर है एंटी लॉग ना लेके एक एक ऑप्शन को चेक कर ले, उसमें आपको आसानी रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड, देखो आपको पता है कि बेरिलियम के ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा टिन हो गया, ZnO हो गया, टिन हो गया, SnO2 हो गया, PbO2 हो गया, PbO हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी बोलते हैं इसको। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। तो उभयधर्मी देख ले, इसमें भी उभयधर्मी है, इसमें भी, ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, अब अम्ल होगा कि क्षार होगा, तो आपको पता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड,
यानी मेटलिक ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। एक सेकंड, दूसरी क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होंगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, मोर बेसिक एंड इसेम्पोटेरिक और मोर एसिडिक एंड इसेम्पोटेरिक। आई थिंक भाई बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एक धातु ऑक्साइड है, मेटलिक ऑक्साइड। इन कंपेरिजन टू अदर एल्कली अर्थ मेटल्स बेरिलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक तो है, ये तो श्योर है, MgO, इसके बाद CO, हाँ ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, हमें ये पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर, समझे मेरे ध्यान से, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है BeO, MgO, CaO, SRO और BaO, टॉप टू बॉटम जाने पर क्षारीय गुण जो हो जाएगा वो बढ़ने लगेगा, क्षारीय गुण बढ़ने लगेगा। तो बाकी मतलब कहने का मतलब है BeO उभयधर्मी तो है, ये तो बात फैक्ट है, उभयधर्मी है। लेकिन अगर मैं इन सभी के ग्रुप में कंपैरिजन कर लूं तो सभी के ग्रुप में जो होगा बेरिलियम ऑक्साइड जो होगा कौन सी प्रवृत्ति का हो जाएगा? अम्लीय प्रवृत्ति का। इसके खुद के ग्रुप में पूछ रहा है तो नीचे जाने पर क्षारीय गुण बढ़ेगा, तो इसका खुद का नेचर BeO का कैसा हो जाएगा? अम्लीय और उभयधर्मी। लेकिन ध्यान रखना बेटर जो है वो आंसर उभयधर्मी वाला होगा, ठीक है ना। तो वैसे तो इसमें दोनों दिए हुए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है क्षारीय धातु का ऑक्साइड। तो क्षारीय, अभी तो मैंने बताया क्षारीय धातु, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, क्षारीय धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, Na2O ले लिया। अब Na2 एक क्षारीय प्रवृत्ति का, कैसे? क्योंकि अगर इसकी पानी से विक्रिया कराओगे तो ये बनाएगा NaOH, और आपको पता है कि NaOH जो होता है वो कैसा क्षार होता है? NaOH प्रबल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आंसर हो जाएगा प्रबल क्षार। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रबल क्षार आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परमाणु त्रिज्या का सही संबंध है? इसके लिए मैं बेटर तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। एक बेटर तरीका क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर एरो यहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, इधर गया, इधर गया, इधर गया। ये बेटर तरीका है। कैसे? सबसे लास्ट में एरो इसके पास आया तो आकार का जो सही क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा आकार हो जाएगा रुबिडियम का, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम का, फिर आएगा स्ट्रोंशियम का, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद आएगा सोडियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा लिथियम, और सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा इस ब्लॉक में? बेरिलियम का। अब देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से दे रखे। पहले दे रखा पोटेशियम, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद SR तो है नहीं, SR के बाद कैल्शियम है, ये रहा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सोडियम है, हाँ बिल्कुल सोडियम है। उसके बाद मैग्नीशियम भी दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल मैग्नीशियम दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में लिथियम दिया हुआ है। बेरिलियम ऑप्शन में है नहीं, तो ये आकार का, ये बेटर एरो, इससे ऐसे 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 फिर ऐसे यूं करके ये एरो का बिल्कुल आकार का सही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा। इसमें सबसे छोटा जो होता है ना वो स्मॉल साइज, वो बेरिलियम का होता है। सबसे छोटा साइज इस ब्लॉक में स्मॉल साइज किसका होता है? बेरिलियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। बंद कोण के बारे में पूछ रहा है। देखो NO2 प्लस और NO2 माइनस में चेक करके देख लेते हैं, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। NO2 प्लस का संकरण जो होता है वो sp होता है, और sp संकरण आके होता है 180 डिग्री होता है। NO2 माइनस का संकरण जो होता है वो sp2 होता है, और sp2 का जो संकरण होता है वो कितना हो जाएगा? करीब करीब 100। देखो संकरण तो sp2 हो जाएगा, ठीक है, और इसका बंद कोण जो है करीब करीब 115 या 120 डिग्री के आसपास होगा, हालांकि 120 डिग्री से कम होगा। तो अब मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा बंद कोण तो NO2 प्लस का होगा, तो देखते हैं। तो पहला बराबर तो नहीं हो सकता, ये तो बात फैक्ट है। इसमें NO2 में ये भी गलत हो। अब बच्चे दो, ये वाला बच गया। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, होता ये है कि NO2 प्लस का संकरण है sp, और NO2 का जो संकरण है वो आ जाएगा, और NO2 माइनस का संकरण, इसका संकरण हो जाएगा sp2। इसका संकरण जो होगा वो sp और sp2 के बीच में रहेगा। जैसे जैसे संकरण बढ़ता जाएगा वैसे जो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। कैसे? आपको पता है कि sp संकरण का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 का संकरण 120 डिग्री तो एंगल, और sp3 का होता है 109 डिग्री। मतलब जैसे जैसे संकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। तो देखो यहाँ पर sp है, sp sp2 है, sp2 है, जैसे जैसे संकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? NO2 प्लस का, उसके बाद हो जाएगा NO2 का, और सबसे छोटा जो बॉन्ड एंगल है वो किसका हो जाएगा? NO2 माइनस का। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? NO2 प्लस NO2 और NO में, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे संकरण बढ़ता जाएगा वैसे जो बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि N2F2 में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा? मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं N2F2 की, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, ये स्ट्रक्चर बना दी। इसके पास एक लोन पेयर है, टोटल सिग्मा काउंट करेंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसके पास कुल कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा। इसके पास भी 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब इसका संकरण भी sp2 हो जाएगा, इसका संकरण भी sp2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 2, हाँ बिल्कुल सही है, sp2 संकरण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा sp2। सल्फर प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? देखिए सल्फर जो होता है प्रकृति में S8 में पाया जाता है। इसकी आकृति क्राउन शेप, क्राउन शेप का मतलब ताज जैसी, ऐसी होती है, ऐसी होती है स्ट्रक्चर। अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा, इस तरीके की क्राउन शेप स्ट्रक्चर होती है ना। और फास्फोरस जो होता है वो P4 प्रवृत्ति में पाया जाता है, P4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है,
ऐसी होती है। बंद कौन जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा S8 आ जाएगा इसका आंसर। ClF3 पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया। ClF3 के अंदर अगर मैं संकरण की बात करूंगा तो वो sp3d होता है, और आकृति की बात करूंगा तो आकृति जो होती है, शेप जो होती है वो टी शेप होती है, टी शेप। ठीक है, इस तरीके की संरचना बनती है इसकी, ऐसे बना सकते हो टी शेप। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। संकरण कैसे निकाला, संकरण निकालना तरीका मैं पहले बात समझा चुका हूं। 1/2 क्लोरीन के बाइतम कोश में 7 + 3, 7/3 मतलब 10/2 हो जाएगा, 10/2 का मतलब 5, 5 का मतलब हो जाएगा sp3d। लोन पेयर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 - 3 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जटिल आयन, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, COF6 -3 की बात करते हैं। कोबाल्ट जो होता है वो 27 नंबर पे आएगा। इसका विन्यास जो हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d7 और 4s2 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीजन निकालूंगा x - 1 6 बराबर -3 आएगा, x बराबर जो आएगा वो +3 आएगा। तो कोबाल्ट में जो अवस्था आएगी +3 आएगी। 2 इधर से निकलेगा, 1 इधर से निकलेगा, तो विन्यास आएगा 3d6। अब 3d6 विन्यास आ गया। इसके बाद 3d6 विन्यास आ गया हमारे पास, तो 3d6 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन वो दुर्बल लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, तो दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पेयरिंग तो होगी नहीं। अगर पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब है कि ये कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। यानी पहला वाला यौगिक जो होगा अनुचुंबकीय बोल दो या फिर पैरामैग्नेटिक बोल दो। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा, COCN6, और यहाँ पर ये +3 दिया हुआ, गलत दिया हुआ, यहाँ -3 आएगा। चेक करके देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं, गलत है, +3 नहीं -3 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 3d7 और 4s2 आएगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे तो x - 1 × 6 बराबर -3 आएगा, x बराबर जो आएगा वो +3 आएगा। यानी कोबाल्ट में जो आवेश आएगा वो +3 आएगा। फिर से 2 इधर से निकल जाएगा, 1 इधर से निकल जाएगा, तो 3d6 आएगा। 3d6 का मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब जो CN होता है ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो पेयर हो जाएंगे 2 4 6। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। इसका मतलब दूसरा वाला जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। तो देखते हैं, पहला वाला अनुचुंबकीय, दूसरा वाला प्रतिचुंबकीय। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, COI4 के मध्य संकरण क्या होगा। देखो COI4 लिखा हुआ है, आपको पता है x - 1 × 4 बराबर कितना आएगा, -2, x बराबर कितना आएगा, +2। यानी कोबाल्ट जो है ना वो +2 अवस्था में, +2 अवस्था में, तो विन्यास क्या हो जाएगा, 3d7 और 4s2 होना चाहिए था। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एक्चुअल विन्यास क्या हो जाएगा, 3d7। ठीक है, उसके बाद 3d7 इसका विन्यास आ गया। इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, भर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7। पहली बात, आयोडीन जो होता है वो वीक लिगेंड होता है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं। कितने कक्षक खाली छोड़ने, 4 कक्षक खाली छोड़ने, तो आगे वाले 4 कक्षक खाली छूट जाएंगे। कौन कौन से, एक तो 4s का छूट जाएगा, एक 4b का छूट जाएगा। तो कुल मिला के जो संकरण आएगा कौन सा आएगा, sp3। पेयरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो वीक लिगेंड होता है। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, sp3 वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे को कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड के SN2 अभिक्रिया का सही क्रम क्या होगा। देखो SN1 के लिए सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन बनता है। SN2 में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर काम करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बोले तो प्रतिबाधा ये काम करती है, तो सबसे छोटा वाला सबसे ज्यादा SN2 शो करेगा। तो पहले 1 डिग्री आएगा, मतलब इससे भी पहले सबसे छोटा आएगा मिथाइल आएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। देखते हैं, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन होगी। चलिए आगे क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी सीधी चेक किससे की जाती है, कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है अल्फा हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं प्लस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्थायित्व होगी। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद बात करेंगे 3 यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे, 6, 2 यहाँ पर होंगे, तो 3 और 3 6 और तो 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ बात करेंगे 3 यहाँ पर होंगे, 1 यहाँ पर होगा, तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा ए। तो बी सी आंसर आएगा। देखते हैं बी सी आंसर दे रखा है बी सी ए, बी सी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। देखिए आपको पता है कि 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN1 जो होती है ना, SN1 वो होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक में।
इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। और इस रिएक्शन के अंदर किसकी जरूरत पड़ती है? इस रिएक्शन के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है दुर्बल नाभिक स्नायु। इसके अंदर जरूरत पड़ती है पोलर अप्रोटिक की, पोलर अप्रोटिक की। इसके अंदर इंटरमीडिएट जो होता है वो बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और इसके अंदर जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है, मतलब प्रबल नाभिक स्नेह की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। ये 3 पॉइंट होते हैं SN1 SN2 के अंदर। देखते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, बिल्कुल पोलर अप्रोटिक होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये होता है। दुर्बल नाभिक स्नेह SN2 पर नहीं, दुर्बल नहीं, स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़ती है। SN2 को प्रमोट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्ट्रॉन्ग की। तो आंसर जो हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है ना कि सही कथन पूछ रहा है। अगला क्या कर रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिडिटी। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक आपको दिया हुआ है CH3 एक्चुअली में क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि प्रतिशत एस लक्षण जो होते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होते हैं, वो सीधे समानुपाती होते हैं विद्युत ऋणता के, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। और जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है या फिर अम्लीय सामर्थ्य होती है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन का संकरण sp है, यहाँ पर कार्बन का संकरण sp2 है, यहाँ पर कार्बन का संकरण sp3 है। तो इसके अंदर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आते हैं 50% आते हैं, इसके अंदर जो आएंगे वो 33.3% के आसपास आते हैं और इसके अंदर 25% के आसपास आते हैं। तो जितने ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर उतनी ज्यादा विद्युत ऋणता, जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता उतनी ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य। तो अम्लीय सामर्थ्य जो होगी वो एल्काइन की ज्यादा होती है, फिर एल्केन की, फिर एल्केन की। तो आंसर जो जाएगा एल्काइन की, फिर एल्केन की और फिर एल्केन की। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि द्वितीयक हैलाइड अगर प्रबल क्षार से विक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए ये मेरे पास मान लेते हैं एक द्वितीयक हैलाइड है, ये एक द्वितीयक हैलाइड है। एक प्रबल क्षार जो होगा ना क्या करेगा, समझिए मेरे ध्यान से। प्रबल क्षार जो होगा वो सबसे पहले एक हाइड्रोजन निकाल के जाएगा। प्रबल क्षार जो होगा मान लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के चला गया, इधर अटैक करके यहाँ से हाइड्रोजन निकाल गया। हाइड्रोजन निकाल गया तो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा CH3 CH, इधर आएगा Cl और यहाँ पर बन जाएगा CH2 माइनस। अब ये क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन बन जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को मन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको मन कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो E2 प्रकार की विलोपन अभिक्रिया होती है। कौन सी प्रकार की होती है? E2 प्रकार की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इवन SN1 SN2 अलग बात है। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी ने एक शब्द भी दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जो है वो HX का रिमूव करता है। ये अभिक्रिया जो होती है वो बीटा सेटजेव नियम का पालन करती है, बीटा सेटजेव नियम का पालन करती है और इसको यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। सेटजेव नियम का पालन करती है और बीटा विलोपन अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन और प्रोपीन की अभिक्रिया करके क्या बनेगा। समझिए बात ध्यान से। पहले प्रोपीन है, मान लेते हैं प्रोपीन की अभिक्रिया सबसे पहले मैं HF से करवा रहा हूँ, H+ और F- है ना। तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH, इधर आएगा प्लस और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा CH3 और ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि बेंजीन जो होगा ना, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पर जाके अटैक करते हैं, किस पर, CH3 CH प्लस और यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके अटैक करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा डबल और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा CH, इधर आ जाएगा CH3, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा CH3। अब क्या होगा, यहाँ से जो H होगा वो यहाँ के शिफ्ट हो जाएगा तो मेरे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा CH, या बनेगा CH3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बेसिकली बन गया आइसोप्रोपाइल और यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, बेंजीन। क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो आंसर जो आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। निम्न में से कौन सा फ्रेनेल का अभिक्रिया नहीं देता। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि एनिलीन जो होता है वो जनरली फ्रेनेल का अभिक्रिया नहीं देता। एनसीईआरटी का क्लियर स्टेटमेंट है, एनिलीन जो होता है वो फ्रेनेल का अभिक्रिया नहीं देता। डायरेक्ट याद कर ले, ज्यादा अच्छा है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया 100% पैरा उत्पाद देगी जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल 100% पैरा प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगोस। देखिए होता क्या है, क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा दोनों मिलता है, ब्रोमिनेशन करेंगे तो भी ऑर्थो और पैरा दोनों मिलता है। क्यों, क्योंकि ये जो इफेक्ट लगाता है प्लस एम इफेक्ट लगाता है, तो यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा दोनों मिलेगा। ठीक है, नाइट्रीकरण कराएंगे तो भी ऑर्थो पैरा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सल्फोनेशन में के केस में क्या होता है, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण के केस में क्या होता है, केवल कौन सा उत्पाद मिलता है, पैरा उत्पाद मिलता है, पैरा प्रोडक्ट।
सल्फोनीकरण का इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती कौन होता है? याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्फोनीकरण का इंटरमीडिएट जो होता है वो SO3 होता है। कौन सा होता है? SO3 होता है। और नाइट्रेशन का अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं, नाइट्रीकरण का इंटरमीडिएट की बात करूं, तो वो मेरे पास कौन होता है? NO2+ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड जो है वो एरोमेटिक रिंग होती है? देखिए, एक अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर होती है NH2, यहाँ होती है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ होता है मेरे पास क्या? H, यहाँ पर मैंने लगा दिया R बराबर यदि मैं रख देता हूँ क्या? R बराबर मैं लग देता हूँ CH2, यहाँ रख देता हूँ बेंजीन, और यहाँ पे लग देता हूँ मैं OH। अगर मैं पूरी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो पूरी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, NH2 C, इधर आएगा H, यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा OH, इधर आएगा CH2, यहाँ आएगा बेंजीन, और यहाँ पर लग जाएगा OH। ये बेंजीन रिंग आ गई। आपको पता है कि बेंजीन रिंग जो होती है वो एरोमेटिक रिंग होती है। इस प्रकार के अमीनो एसिड को कहते हैं हम टायरोसिन। क्या कहते हैं? तो टायरोसिन में एक एरोमेटिक रिंग होती है, सीधी सी भाषा में ये बात है। टायरोसिन में क्या होता है? एरोमेटिक रिंग होती है। तो आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया टायरोसिन की, इस तरह की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं आते। ये अमीनो एसिड वगैरह के क्वेश्चन हाई लेवल के, इवन बायोलॉजी में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो निम्न में से प्रोटीन उपस्थित अमीनो एसिड, नाइट्रोजन से विक्रय गहरा नीला, याद कर लें डायरेक्ट ही, ये तो डायरेक्ट याद कर ले। ठीक है, इसके बाद ये भी देखो बायो का क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कोडन, लेकिन इनको केमिस्ट्री में डाल रखा है। आपको पता होगा, आप लोगों ने mRNA, tRNA, RNA की जब वो पढ़ी होगी ना, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, तो वहां पे आप पढ़ते हैं कि दो प्रकार के कोडन होते हैं। एक होता है इनिशिएशन कोडन, आरंभिक कोडन, और एक होता है स्टॉप कोडन, अगर आपको पता हो तो वहां पढ़ते हैं कि यहाँ पे इनिशिएशन कोडन होता है वो AUG होता है, जिसका आई थिंक नाम मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन है ना, ये स्टार्टिंग कोडन है AUG। तो आंसर हो जाएगा AUG। ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकेलाइट किससे बनता है? तो आपको पता है बेकेलाइट का जो बनता है वो बनता है फिनॉल की अभिक्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है बेकेलाइट। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब होता है HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो है अगला जो डिस्कशन होगा फिजिक्स के पेपर का होगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपको जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है BSc नर्सिंग 2019 का जो पेपर है उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चनों की। तो जो फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो 68 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो आइए अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 3 आवेश देखिए, 3 आवेश +q -2q क्रम से A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पे रखे जाते हैं। ये देखिए अपन क्या बना रहे हैं, ये अपन एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज। ABC कोणों पर देखो +q यहाँ आ गया, यहाँ आ गया +q, यहाँ आ गया -2q, ये रखा हुआ रहता है। तो इन्होंने क्या पूछा है? निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। आपको पता है जो द्विध्रुव होता है वो क्या होता है बेटा? यदि दो अपोजिट परिमाण और अपोजिट नेचर और इक्वल मैग्नीट्यूड के यदि दो चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पे यदि रखे रहते हैं तो उसको बोलते हैं द्विध्रुव। तो अपने पास में यहाँ पर कितने द्विध्रुव बनेंगे बेटा? देखिए, एक तो इसके साथ में बनेगा द्विध्रुव और दूसरा इसके साथ में बनेगा द्विध्रुव। ठीक है, और ये दोनों कितने डिग्री पर बन जाएंगे बेटा? अपने पास में 60 डिग्री पे बन जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? देखिए 60 डिग्री। ठीक है, और अपने को पता है कि जो डायपोल की डायरेक्शन होती है, ये जरूर याद रखिएगा बेटा, बहुत बार क्वेश्चनों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो डायपोल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q की ओर होती है बेटा। ये जरूर ध्यान रखना, -q से +q की ओर होती है डायपोल, और इसको अपन P से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए -q से +q की ओर, तो एक -q यहाँ आ जाएगा, एक +q, तो एक डायपोल तो अपने पास में ये बन गया P। दूसरा डायपोल अपने पास में देखो, एक -q ये आ गया, दूसरा +q ये आ गया, तो दूसरा डायपोल अपने पास में ये बन गया। इसको बोलते हैं अपन P, -q से +q की ओर। तो अपने पास में देखिए दो डायपोल बन गए, एक तो ये और दूसरा डायपोल ये, और दोनों का ही जो P आएगा वो कितना आएगा? QA, क्योंकि इसकी जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है? A दे रखी है अपने को। तो अपने पास में जो डायपोल आएगा दोनों का वो कितना आएगा साहब? QA आएगा। लेकिन P कितना आएगा? यदि इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो। तो अपने को पता है सदिशों का योग, क्योंकि अपने को पता है जो डायपोल होता है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो किससे जोड़ेंगे इसको? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस, देखो यहाँ पर एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री रख दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास में क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √3p। ठीक है, तो √3p, तो नेट कितना आ जाएगा इन दोनों का, ये आ जाएगा बीच में आ जाएगा इन दोनों के नेट। इन्होंने पूछा कि निकाय का द्विविधुर, तो निकाय का जो द्विविधुर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा √3p, और p की वैल्यू कितनी निकाल रखी है अपन ने qa, तो देखिए √3qa। जो राइट आंसर आएगा वो देख लो कौन सा आएगा, 3qa नहीं, 2q नहीं, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 अपने को क्या बोल रहा है, दो कण है ए और बी, बाईं ओर है, जो राइट हैंड साइड है आपके, देखिए वो कौन सा है यहाँ पर, बी है, जिनके आवेश क्रम से, देखिए ये दो आवेश है। मैंने आपको पहले बोला कि फिजिक्स करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाइए वैसे वैसे आप करते जाइए मेंशन। तो ये कितना है 8 × 10⁻⁻6, दूसरा कितना है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसको अपन यदि q1 माने, qa मान ले, इसको अपन क्या मान ले, qb मान ले। ठीक है, तो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। एक तीसरा कण कहाँ रखा जाना चाहिए कि उस पर विद्युत बल क्या हो, न हो, विद्युत बल न हो, या एफ नेट क्या है उस पर 0 है। तो अपन कहीं पे भी मान लेते हैं, इनके बीच में अपने को रखना है तो अपन कहाँ मान लेते हैं, कहीं से भी मान लेते हैं अपन। ठीक है, नहीं मान के चलो, मैं अपन क्या करते हैं साहब, इससे मान लेते हैं, इससे x डिस्टेंस पर अपन क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो x डिस्टेंस से यहाँ पर अपन ने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत अल्प परिमाण का चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटा, ये लो मैग्नीट्यूड का होता है, अल्प परिमाण का होता है। तो ये कितनी आ जाएगी बेटा 20 - x। ठीक है, तो आप क्या करिए, दोनों का नेट निकाल लीजिए, F1 इसके कारण इस पर फोर्स निकालिए, इसके कारण इस पर फोर्स निकालिए, और दोनों को क्या कर दीजिए साहब, जोड़ के उसको किसके बराबर कर दीजिए, आप दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि उन पर लगने वाला नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, F नेट क्या आना चाहिए 0। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जो R आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए। देखो इससे अपन ले रहे हैं तो ये कितनी दे रखी है यहाँ पर, वो क्या दे रखी है, मान लो टोटल दे रखी है d। ये टोटल अपन कितनी मान लेते हैं बेटा, d मान लेते हैं कि ये टोटल कितनी है d। तो ये टोटल डिस्टेंस d अपॉन होता है √QA/QB -1। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो इससे आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएगा QB। जो अपन नीचे लेते हैं बेटा, उससे ये डिस्टेंस मानते हैं अपन। ये जो डिस्टेंस मानेंगे वो किससे मानेंगे, जो QB है जहां से अपन लेते हैं वहीं से ही आएगा। जहां चार्ज मान लो QB है तो इससे अपन निकालेंगे ये डिस्टेंस B वाले चार्ज से। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, R बराबर D कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। QA कितना है बेटा, 8 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 × 10⁻⁻6 -1। इससे ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो 4 बार कटेगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 4 आ जाएगा, 8 तो ये कितनी बार कर जाएगा, 2 बार, 4 आ जाएगा, तो 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। तो R बराबर क्या आ जाएगा बेटा 20/2 - 1। तो R बराबर क्या आ जाएगा बेटा 20। तो जो B है, B से कितना आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए बेटा B से 20 सेंटीमीटर, A से 20 सेंटीमीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर नहीं, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर फॉर B। B से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आएगा ये क्या, ये Q नेट। यदि यहाँ पर अपन कोई Q चार्ज रखते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा साहब, इसके लिए 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा। ठीक है, राइट आंसर देखिए यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, द्रव्यमान m और आवेश q वाले एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में त्वरित किया जाता है। ठीक है, देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने बना लिया है। ठीक है, इस पर क्या करते हैं, एक q चार्ज है, इसके अंदर अपन इंसर्ट करते हैं। एक q चार्ज है जिसका मास कितना है बेटा, एक q चार्ज है जिसका मास m है। ठीक है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है, देखो क्या बोला है, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो ये इसको अपन अंदर इंसर्ट कर दे, तो दूरी तय करने के बाद में प्राप्त किया है। तो दूरी कितनी कर सकते हैं साहब, इसमें अपन कुछ भी मान लीजिए। देखो यहाँ दिया गया है इंग्लिश में, एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज इज q एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट इज ट्रेवल डिस्टेंस l। तो हिंदी में ये दिया हुआ नहीं है, इंग्लिश में ये दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश से यहाँ पर कर सकते हो। तो l डिस्टेंस दूरी तय करने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, तो अपने को क्या निकालना है बेटा, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है।
ठीक है, तो अपने को पता है तो फर्स्ट इक्वेशन अपन लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें टाइम दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो मोशन की है वो अपन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम दिया हुआ है। तो इक्वेशन अपने पास में बचती है थर्ड, तो वो क्या आती है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2as। एस कितनी दी हुई है बेटा अपने पास में एल, ए अपने को फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो ए क्या आएगा, देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि ब्लास्ट करते हो तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना लगता है, एम ए। ठीक है, और ये किसके बराबर आता है, क्यू ई के बराबर आता है बेटा, एम ए। ए यहां से कितना आ जाएगा, क्यू ई बटा एम। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए आप वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2, ए की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, क्यू ई अपॉन एम इंटू एल। तो अपने पास में जो वी स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2 क्यू ई एल अपॉन एम। अपने पास में ये आएगा, तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, वी बराबर क्या आ जाएगा, 2 क्यू ए एल अपॉन एम आ जाएगा बेटा, और वी स्क्वायर है तो इसको हटा दो, आप क्या आ जाएगा, हाफ। देखिए कौन सा आंसर आएगा यहां पर, 2 क्यू ई एल अपॉन एम का हाफ स्क्वायर। तो ए इज राइट आंसर बेटा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए। देखिए यहां पर 2 क्यू ई एल अपॉन एम का हाफ, तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, इसमें ये आ जाएगी, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 71 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, दूरी डी पर स्थित दो आवेशित गोले एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। ठीक है कि नहीं, बना लो आप, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाए वैसे वैसे करते जाओ। दो आवेशित गोले ये, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, डी दूरी पर ये रखे हुए हैं। यदि इन्हें परावैद्युतांक 2 वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल, आपको पता है इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल आएगा वो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ये आएगा। अब आपने इसको क्या किया, एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 वाले द्रव के अंदर प्लेस कर दिए इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एफ डैश बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर 4 पाई इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, डबल हो जाएगा ये, और क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। तो देखिए आप ये कितना आ जाएगा, इसके बराबर तो क्या आ जाएगा आपके पास में एफ, तो एफ डैश बराबर क्या आ जाएगा, एफ बाई 2। इसका मतलब द्रव में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए बेटा एफ बाई 2, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े आसान से क्वेश्चन है, देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 पे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 72, धारिता सी वाले एक संधारित्र पर आवेश Q तथा संग्रहित ऊर्जा W है। यदि आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा, आपको पता है कैपेसिटर है, इस पर Q आवेश है, C इसका कैपेसिटेंस है, उसमें संग्रहित होने वाली जो W है वो है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये अपने पास में आती है बेटा। ठीक है, अब क्या कर दिया जाए, Q को यदि डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो अपने पास में W डैश क्या आ जाएगा, 1/2 2Q का होल स्क्वायर अपॉन C। तो W डैश बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 4Q स्क्वायर अपॉन 2C, और ये किसके बराबर है, W के बराबर। तो W डैश बराबर क्या आ जाएगा, 4W। तो जो किया गया कार्य है वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। देखिए बेटा C, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, C। चेक कर सकते हो आप साथ के साथ में C। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 73 है वो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 220 वोल्ट एक पर निर्धारित 40 वोल्ट तथा 100 वोल्ट क्षमता वाले 2 बल्ब। ठीक है कि नहीं, देखिए 220 वोल्टेज लगाए हुए, उसमें बल्ब है, 2 बल्ब है जिसपे एक 40 वोल्ट है और दूसरा 100 वाट है। ठीक है, के साथ 220 वोल्ट पे निर्धारित है। इन पे जो वोल्टेज है निर्धारित वो कितना आता है, 220 वोल्ट है, इस पे भी 220 वोल्ट है, को एक साथ श्रृंखला में सीरीज में किसमें लगाया गया है, 404 वोल्टेज के साथ में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, 40 वाट बल्ब, देखो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। 2 बल्ब ऑफ वोल्टेज ये वोल्ट ये दे रखा है, रेटेड 220 वोल्ट कनेक्ट इन सीरीज अक्रॉस 404 वोल्ट, वाट विल हैपन, तो इसमें क्या होगा। ठीक है कि नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं बेटा यहाँ पर कि क्या आप यहाँ पर करंट निकाल लीजिए। सबसे देखो आसान तरीका जो होता है, ये बल्ब वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे आसान जो तरीका होता है करने का वो यही होता है कि इसमें जो लो वोल्ट का जो
लो वोल्ट का जो बल्ब होता है बेटा वो हमेशा फ्यूज होता है यदि सीरीज में अपन जोड़े तो। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है इसमें। सीरीज में यदि अपन बात करें और वोल्टेज यदि अपन बढ़ाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना लो वोल्टेज का बल्ब वो होगा फ्यूज होगा। जबकि यदि पैरेलल यदि समांतर क्रम की यदि अपन बात करें तो उसके अंदर जो हाई वोल्टेज वाला जो हाई वोल्ट का जो बल्ब है वो फ्यूज होगा बेटा। हाई वोल्ट का जो बल्ब है वो फ्यूज होगा। तो इससे आप ये ध्यान रखना। 2 मीटर थोड़ा लंबा ये क्वेश्चन है, इसकी जो अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसके बाद में अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो आप सीधे सीधे 2 चीज़ें ध्यान रखिए यहाँ पर ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो एग्जाम में। आपको पता है 100 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में, तो टाइम बचाने के लिए कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड भी करनी पड़ती है। देखिए तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि सीरीज ऑर्डर के अंदर यदि बल्ब जोड़े हुए रहते हैं, ठीक है, तो जो लो वोल्टेज का जो लो वाट का बल्ब है वो हमेशा फ्यूज होगा यदि वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो, यदि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो। और यदि पैरेलल ऑर्डर में इनको जोड़ा जाता है तो वोल्टेज बढ़ाने पर हाई वोल्टेज का बल्ब, हाई वोल्ट जो होगा बल्ब वो फ्यूज होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर पढ़ लीजिए 40 वाट का बल्ब फ्यूज होगा। यस, क्योंकि किस में जुड़े हुए हैं ये सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। सीरीज के लिए अपन ने बोला है ये। यदि बेटा क्या होता है ये पैरेलल ऑर्डर में दिया होता तो जिसका आंसर आता वो क्या आ जाता 100 वाट आ जाता। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है। द्रव्यमान m तथा आवेश q वाला एक आवेशित कण b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है जिसकी त्रिज्या r है, तब परिक्रमण आवृत्ति होगी। देखिए बेटा यदि आपने पेपर नंबर 2018 का पेपर यदि देखा है तो वहां पर अपन ने बार बार इस क्वेश्चन पे बात की है। देखिए, और ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अपन ने 17 के पेपर में बात करी है और 18 के में बात करिए और ये 19 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यदि कहाँ जाता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो वो क्या बनाता है, एक वृत्तीय पथ बनाता है। यदि इसकी रेडियस मैं क्या मान लूँ बेटा, इसकी रेडियस यदि मैं r मान लूँ तो पूछा क्या है उसका परिक्रमण आवृत्ति पूछी है बेटा इन्होंने। जबकि अपन ने क्या बोला था वहां पर टाइम पीरियड अपन ने बताया था। तो अपने को पता है कि यदि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना उसका जो आवर्तकाल आता है वो तो आता है बेटा 2πm/qb। ये तो क्या आता है टाइम पीरियड। ठीक है, यदि अपन बात करें फ्रीक्वेंसी की तो जो फ्रीक्वेंसी आती है बेटा वो आती है 1/t। तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी qb/2πm, ये आती है बेटा फ्रीक्वेंसी। आपको पता है बेटा यदि सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल घूमता है तो उसके लिए देखिए जो लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या फोर्स प्रोवाइड करता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पर Fc सेंट्रीपिटल फोर्स और FcF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कितना आ जाएगा बेटा QVB, जबकि ये कितना आ जाएगा FCP m⍵²r, ये आता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओमेगा रखो आप, Q ⍵² ओमेगा आर रख लो यहाँ पर। देखो V बराबर अपने को पता है क्या होता है ओमेगा आर होता है, तो यहाँ पर ओमेगा आर रख लो आप, B बराबर m⍵²r, ये होता है बेटा। तो R से R कट जाएगा, बाकी आप जब सोल्व करोगे इसको m ओमेगा, ठीक है कि नहीं, ओमेगा से एक ओमेगा ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा QB बराबर क्या आ जाएगा m। ये क्या होता है 2π/t। ये क्या होता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2π/t। तो इससे यदि आप t निकाल लीजिए तो t क्या आ जाएगा अपने पास में, देखिए 2πm/qb। तो अपन ये चीज यहां पर करिए 2πm/qb, तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी qb/2πm। देखिए बेटा qb/2πm। देखिए बेटा इसमें आप ऑप्शन एक बार बड़े ध्यान से देख लीजिए। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दे रखा है qb/2πm फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। देखिए दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो भी इन्होंने यही दे रखा है, और बाकी हिंदी वाले में अलग दे रखा है इन्होंने 2π, ये दे रखा है bq/2πrm दे रखा है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसमें अपोजिट दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ए आएगा। आपको इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। देख लीजिए इसमें जो आंसर दे रखा है वो भी यही दे रखा है। चलते हैं अपन 75 क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पूरा उससे पश्चिम की ओर है। देखिए एक बार यहाँ पर डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। क्या हो रहा है, पूरा उससे पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रभावित हो रही है। ये अपन हिंदी में यदि बोले तो इसको क्या बोलते हैं पूर्व, इसको क्या बोलते हैं पश्चिम, क्या आता है उत्तर, ये क्या आता है दक्षिण।
तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो किधर की तरफ फ्लो हो रही है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर चालक में धारा, चालक के ऊपर किसी बिंदु पर, चालक के ऊपर किसी बिंदु पर, यहाँ पर अपन मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बेटा आप रूल लगाइए, यही अपने जो रूल पहले भी जो पेपर करवाए उसमें अपन ने काम में लिया ये रूल, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन में रख दीजिए और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा। तो देखो कैसे जाएगा ये यू, तो किधर की तरफ जाएगा बेटा, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि अपने पास में जो ये बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, देखिए अपने पास में डायग्राम बना हुआ है, 3D में बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है बेटा ये, तो अपने करंट की डायरेक्शन यू है, तो देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड यू जाएगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर की ओर, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ए, उत्तर की ओर। आपको पता है देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो फिंगर्स होती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, तो कैसे जाएगी, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या आएगा, नॉर्थ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये डायरेक्ट MTR टाइप क्वेश्चन है बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, चुंबकीय प्रेरकत्व की जो वी में सूत्र है वो वी में सूत्र क्या आएगा, तो बेटा वी में सूत्र ऐसा क्वेश्चन है जो चाहे आप आर चाहे पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे BPT का दे रहे हो, चाहे फार्मेसी का दे रहे हो, चाहे नर्सिंग का दे रहे हो, सबके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लगभग आप जो डायमेंशन है वो तो आप सबकी याद रखिए बेटा। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, MT-2 MT-2 A-1, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, चुंबकीय आघूर्ण M की एक चुंबक अपनी दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है। देखिए बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक चुंबक स्थित है, ठीक है। इस पे अभी अपन नॉर्थ बोले, इसको अपन साउथ बोल रहे हैं, इसको अपन नॉर्थ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, दिशा में। इसको 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य करना पड़ता है। तो इसको अपने को कैसे घुमाना है, यूं घुमाना है, ठीक है। इसमें किया गया जो कार्य होगा वो कितना करना पड़ेगा अपने को। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, और ये हमेशा आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा। देखिए कि यदि 180 डिग्री पर घुमाए तो वो होता है अपने पास में W बराबर किया गया कार्य MB। M क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। और बी क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो क्या आता है, cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 कितना है बेटा, 0 डिग्री। कितने डिग्री से घुमाना अपने को, चुंबकीय क्षेत्र के साथ की दिशा में है, इसका मतलब कितना बना हुआ है एंगल, 0 डिग्री। थीटा कितना बना हुआ है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से कितने पे घुमाना है, 180 डिग्री पर। तो किया गया कार्य कितना आएगा, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, क्या आएगा, MB cos 0 माइनस cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। तो क्या आ जाएगा, W बराबर देखिए किया गया कार्य MB1 प्लस माइनस -1, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा बेटा, 2MB, ठीक है। देखिए 2MB प्लस 2MB ये दे रखा है बेटा, आंसर दे रखा है यहाँ पर 2MB। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, D प्लस 2MB। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, देखना कितने डिग्री से कितनी डिग्री तक घुमाना है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाना है, ठीक है। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 78 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, 200 एम्पियर विद्युत धारावाही कुंडली। देखो ये कुंडली ली है अपन ने, जिसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, 200 एम्पियर, ठीक है। कुंडली में 1 किलोवाट ऊर्जा संरक्षित है। इसमें जो एनर्जी है वो कितनी संरक्षित है बेटा, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो वो कितनी आएगी बेटा, 3.6 × 10⁻6 जूल ये आएगी, ठीक है। तो करने तो प्रेरकत्व की आवश्यकता होगी, कितने प्रेरकत्व की आवश्यकता होगी, तो अपने को पता है एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है, 1/2 LI²। एनर्जी कितनी है बेटा, यहाँ पर जूल के अंदर लिखिए आप 3.6 × 10⁻6 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर L कितना है ये अपने को फाइंड आउट करना, I कितना है ये देखिए, 200 एम्पियर का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको इधर ले जाइए, कितना आ जाएगा, 72 × 10⁻6 बराबर कितना आ जाएगा, L इतनू कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻4। देखो यहाँ पे 2 जीरो है, एक बार स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएगी, तो 4 को अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, L बराबर यहाँ काट दीजिए, इसको कितना आ जाएगा, 100 बच जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 720 बराबर L × 4। तो L बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 720/4 कितना आ जाएगा, 4 × 4 कितना आ जाएगा, 832 ये।
180 हेनरी आ जाएगा बेटा। देखिए इसमें कितना आ जाएगा 180 हेनरी। तो जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा 180 हेनरी आ जाएगा। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79 जो क्वेश्चन है ये देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। स्वप्रेरक तो एल वाले दो शुद्ध प्रेरक एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तब कुल प्रेरक तो होगा बेटा। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान रखना, आपको इसको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। आपको किसके अकॉर्डिंग करना है बेटा, सॉरी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको करना है इसको। तो रेजिस्टेंस के अंदर जो समांतर क्रम आता है अपने पास में क्या आता है बेटा, वो देखिए आप। रेजिस्टेंस के यदि अपन बात करें तो समांतर क्रम की यदि अपन बात करें आर इक्विवेलेंट वो क्या आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये अपने पास में आता है रेजिस्टेंस जब दो रेजिस्टेंस अपने पास में सीरीज ऑर्डर में सॉरी पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए रहते हैं तब। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दो कोयल लिए, वो कोयल किस में जुड़ी हुई है बेटा, पैरेलल ऑर्डर में जुड़ी हुई है और उनका प्रेरकत्व क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, L दे रखा है। तो इन्होंने क्या पूछा है कुल प्रेरकत्व कितना आएगा, तो L इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, देखिए L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो क्या आ जाएगा L प्लस L, तो कितना आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2L, L से L कट जाएगा तो कितना आ जाएगा L अपॉन 2। तो जो कुल प्रेरकत्व आएगा वो कितना आ जाएगा L/2। तो C इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे आप करते जाइए तो इससे जो क्वेश्चन है बड़ा आसान हो जाता है। देखिए बेटा आज ये क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, एक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स समीकरण। ये फ्लक्स दे रखा है इन्होंने कितना दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 ये दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है तब t बराबर 2 सेकंड में ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो मैं बता देता हूँ बेटा ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है d फाई अपॉन dt होता है बेटा। जो ईएमएफ होता है वो क्या आता है d फाई अपॉन dt। तो अपने पास में d फाई कितना दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 ठीक है अपॉन dt। तो आप ईएमएफ निकाल लीजिए कितना आएगा, इससे आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको तो क्या आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए कितना आएगा 6t प्लस 4। t की वैल्यू कितना है, कितने सेकंड पे पूछा है ईएमएफ 2 सेकंड पे, तो कितना आ जाएगा 2 सेकंड। तो E बराबर कितना आ जाएगा 6 × 2 4, तो 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा 16 वोल्ट। देखिए 16 वोल्ट आंसर दे रखा है क्या 16 वोल्ट। देखिए डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपन देखिए ये जो 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीसी के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध। डीसी की यदि अपन बात करें तो कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है बेटा 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, ये एसी के लिए प्रतिरोध क्या आएगा, तो आपको पता है बेटा एसी जब बात आती है तो एसी, तो देखो एसी के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ अपने को इम्पीडेंस आएगा, वो जो इम्पीडेंस आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, सॉरी एल का स्क्वायर। कोयल है यहाँ पर, कोयल के लिए जो रिएक्टेंस आता है वो क्या आता है बेटा, रिएक्टेंस जो आता है वो क्या आता है XL आता है। तो पूछा क्या एसी के लिए जो प्रतिरोध आएगा वो 5 ओम से ज्यादा आएगा बेटा, क्योंकि आर तो ये है ही और उसके साथ में ये और ऐड हो जाएगा उसमें। तो देखिए आंसर दे रखा है क्या, घटेगा 5 ओम रहेगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा सी। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 82 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वायु में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जल में उसकी फोकस दूरी क्या आएगी। तो आपको क्या देखना है बेटा, यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला आपको काम में लेना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, देखिए वो आता है 1/f बराबर आता है म्यू, जिसके रेस्पेक्ट अपन बात करते हो ग्लास अपॉन एयर 1 माइनस ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है अपने पास में लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अपने को पता है एयर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है वो क्या आती है ए, और एयर के लिए जो अपने पास में फोकस दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10। तो क्या आ जाएगा बेटा 1/f a बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर म्यू जी माइनस 1 और क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 ये आ जाएगा बेटा अपने पास में। तो वाटर के लिए ऐसे ही सेम बना लीजिए, तो क्या आ जाएगा F अपॉन वाटर बराबर, इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए और यहाँ पर जो वाटर के लिए उसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए। तो क्या आएगा देखिए म्यू ग्लास म्यू वाटर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इसका दोनों का रेशियो ले लीजिए आप, तो इससे ये कट जाएगा। तो अपने पास में क्या बच जाएगा, देखिए बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा F फोकल लेंथ वाटर में अपॉन फोकल लेंथ एयर में बराबर क्या बच जाएगा अपने पास में म्यू जी कितना आता है बेटा, इसमें देख लीजिए म्यू जी जो आएगा वो कितना आएगा 3/2 माइनस 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा ग्लास के लिए 3/2।
ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 4/3 -1, ठीक है। तो यहाँ पर एफ वाटर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ एयर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 1/2, क्योंकि ये क्या एलसीएम ले लीजिए आप 2, तो क्या आएगा 3 - 2 अपॉन क्या आ जाएगा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 9/8 आ जाएगा -1, ये है। तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा, एफ वाटर अपॉन एफ एयर बराबर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए बेटा 9 - 8/8, ये अपने पास में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ थोड़ा मैं कैलकुलेट करता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। देखिए तो कितना आ जाएगा अपने पास में, देखिए 1/2 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ वाटर अपॉन एफ एयर बराबर कितना आ जाएगा 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 8/8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4। तो एफ वाटर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4F एयर, और एयर के अंदर अपने पास में जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास में FW बराबर कितना आ जाएगा 4 × 10, तो FW कितना आ जाएगा बेटा 40 सेंटीमीटर। तो अपने पास में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 40 सेंटीमीटर, सी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। तो जो 82 क्वेश्चन आएगा उसका आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा 40 सेंटीमीटर। आप इसमें लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो काम में लीजिए, तो आपके पास में जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 83, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ये दे रखी है, लैम्बडा जो निर्वात है उसके अंदर दे रखी है आपको 4000 एंगस्ट्रॉम बेटा, ठीक है। अपवर्तनांक जो दे रखा है वो दे रखा 1.5 वाले कांच से गुजरने के बाद में तरंग दैर्ध्य, तो आपको पता है एक रिलेशन अपन ने पहले भी बताया था इसका, और अभी वापस रिपीट कर देता हूं। आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि रेगुलर देख रहे हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे वो आप नर्सिंग हो, तो उसके अंदर आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया है कि यदि मीडियम के अंदर यदि अपन किसकी बात करें, वेवलेंथ की यदि अपन बात करें तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है लैम्बडा एयर अपॉन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा लैम्बडा एम बराबर कितना आ जाएगा, देखो म्यू एयर कितना है, कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन म्यू कितना दे रखा है 1.5, ये पॉइंट हटा दीजिए यहाँ 15 चौक 60, तो कितना आ जाएगा लैम्बडा एम मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम, कितनी आ जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता बेटा, फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती है। ये ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस में परिवर्तित नहीं होती है, यदि परावर्तन होता है तो। व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड जब होती है तब, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए इसमें दे रखा आंसर फ्रीक्वेंसी, ये क्या नहीं होती है चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 85 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखा है के साथ में कैसे परिवर्तित होता है, जहाँ ए में बी। देखिए बेटा ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सूत्र है जो कोचीज है, कोचीज ने एक फॉर्मूला दिया है। कोची जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो वो बता देता हूँ मैं क्या होता है। म्यू बराबर होता है बेटा ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो जो कोची फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है बेटा। कोची फॉर्मूला वैसे तो ये जनरली पूछा नहीं जाता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट रिलेशन पूछा है तो अपने पास में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ए, ठीक है। तो जो कोचीज रिलेशन है उसको आप यहाँ पुटअप कर दीजिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 86 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है अपने को, एक प्रिज्म का क्रांति कोण दे रखा है, थीटा सी दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो अपने को पता है Vm बराबर जो होता है माध्यम में प्रकाश का वेग वो क्या आता है c अपॉन म्यू आता है बेटा। c यहाँ पर लाइट वेलोसिटी आती है, c यहाँ पर लाइट वेलोसिटी आती है, म्यू अपने पास में क्या आता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अपवर्तनांक आता है बेटा, या लाइट वेलोसिटी प्रकाश का वेग, प्रकाश वेग ये कितना होता है 3 × 10⁸। अब म्यू अपने पास में नहीं है लेकिन इन्होंने हिंट दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है प्रिज्म एंगल दे रखा है। तो आपको पता है क्रांति कोण और
प्रिज्म ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1/2 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो म्यू अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा 2। देखिए यहाँ पर म्यू बराबर 1 से 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो म्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वी एम बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ तो कितना आ जाएगा वी एम बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए 1.5, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा ए, ठीक है। देख लीजिए, चेक करते जाइए साथ के साथ में। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा कितना आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है अपने को, जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है बेटा, एनर्जी संरक्षित रहती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, एम्पलीट्यूड वगैरह सब चेंज होता है, जाके जो चीज कांस्टेंट रहती है वो कौन सी रहती है बेटा, एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है। देखिए ऊर्जा दे रखा है, क्या ऊर्जा, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड वगैरह सब क्या होते हैं बेटा, ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 पे, क्वेश्चन नंबर जो 88 है वो क्या बोल रहा है अपने को। देखिए यदि y1 बराबर ये दे रखा है और y2 बराबर ये दे रखा है, तो दो तरंगों के बिंदु अक्सेप करते हैं तो परिणामी तरंग का आयाम देखिए बेटा। तो परिणामी तरंग का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए, परिणामी की यदि अपन बात करें तो वो क्या आता है बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है बेटा, फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है, y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a2 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और दोनों के बीच में यदि फेज का अपन देखें तो वो कितना है बेटा 90। तो देखिए यहाँ पर थीटा की जगह आप 90 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपने पास में क्या आ जाएगा a बराबर वो क्या आ जाएगा a1 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो a बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 16 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 25। तो जो राइट आंसर आएगा वो बेटा क्या आ जाएगा 5, ठीक है। देखिए बेटा 5 दे रखा है बी, इसमें 5 आंसर आएगा बेटा, आप 5 कर लीजिएगा इसको। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा 5 आएगा। 4 चौक 16 और 3 तिया 9 तो 25 और ये, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा ये आएगा। तो यहाँ पर बेटा ये 6 नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा अपने पास, क्योंकि दोनों की सेम फेज इन्होंने दी हुई है और π/2 इन्होंने दे रखा है। तो रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा अपने पास में 5 आएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो राइट आंसर आएगा बेटा वो सही कर लीजिएगा, यहाँ पर बी आंसर आएगा बेटा बी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है, द्विसलिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म की चौड़ाई न्यूनतम होती है, ठीक है कि नहीं। तो मैं बता देता हूं बेटा, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट विच कलर फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ होती है बेटा बीटा वो होती है λ/d, ठीक है। तो जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा लैम्बडा के। ये क्या है वेवलेंथ, ये क्या आती है बेटा वेवलेंथ। और आपको पता है विबज्योर में देखिए आप, विबज्योर जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे लैम्बडा क्या होता जाएगा बेटा इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए आप किसके लिए क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा, तो न्यूनतम किसके लिए आएगा इसके लिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो देखिए बैंगनी रंग के लिए आएगा बेटा बैंगनी रंग। सबसे ज्यादा पूछी जाए तो वो कौन सी आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम आएगी रेड के लिए। रेड के लिए क्या आ जाएगी बेटा मैक्सिमम, जो फ्रिंज विड्थ है वो मैक्सिमम आएगी किसके लिए रेड के लिए, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 90 है वो क्या बोल रहा है अपने को, पीले प्रकाश का उपयोग 0.6 mm की स्लिट के साथ एकल स्लिट विवर्तन में किया जाता है। यदि पीले प्रकाश को एक्सरे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्रक्षेपित पैटर्न होगा। देखिए बेटा एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है बेटा, वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसका विवर्तन जो है डिफ्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है बेटा। इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो कोई विवर्तन पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा डी। ये ध्यान रखिएगा एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है साहब अपन इसका विवर्तन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 अपने को क्या बोल रहा है, एक धातु का कार्यफलन, धातु का जो कार्यफलन है वो दे रखा है इन्होंने 10⁻⁻19 जूल, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, कार्यफलन क्या होता है, कम से कम एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को आवश्यक होती है उसको बोलते हैं अपन कार्यफलन। ठीक है, जब धातु की सतह पर तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम 6400 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से रोशन किया जाता है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो देखिए बेटा अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है mv², वो क्या आती है h न्यू, ये आता है बेटा इंसिडेंट फोटोन, ये क्या आता है बेटा इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, माइनस ये आता है कार्यफलन। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, बराबर क्या जाएगा, ये आता है न्यू बराबर होता है c/λ, तो h c/λ, लैम्बडा कितना दे रखा है बेटा 6400 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, माइनस इसमें क्या करना अपने को 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये अपने को करना है। एच की जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6.6, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, क्या जाएगा देखिए 6.6 × 10⁻34 मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ अपॉन क्या जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर 6400 × 8, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर। तो आप इसको पूरे को कैलकुलेट करिए, तो आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, देख लीजिए इसमें 1.4 × 10⁻19 जूल, ये आ जाएगा बेटा अपने पास में। ठीक है नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, मोटा मोटा भी आप कैलकुलेट करोगे तो देखो इससे ये कट जाएगा, ये 3 0 यहाँ सेटल कर दो आप, तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, ये -7 जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा, और 15 में से ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 19 बच जाएगा बेटा ये, और ये कितना एक बार कट जाएगा, तो 3 × 10⁻⁻19 -1/6 × 10⁻⁻19, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 10⁻⁻19 आप कॉमन ले लीजिए, 3 - 1.4, तो कितना आ जाएगा बेटा 1.4 × 10⁻⁻19 जूल। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 92, देखिए क्या बोल रहा है साहब, एक समान ऊर्जा के फोटोन की जो एनर्जी दे रखी है वो सेम दे रखी है, अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का क्या अनुपात आएगा, प्रोटॉन और अल्फा कण। ठीक है कि नहीं, समान ऊर्जा के दोनों ही, तो अपने को पता है लैम्ब्डा और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है 1/2√2m/ke, तो काइनेटिक एनर्जी समान है, मास अलग अलग दे रखा है, तो क्या आएगा लैम्ब्डा का जो डायरेक्ट रिलेशन आएगा वो देख लीजिए, वो किसके साथ आएगा m जैसा आएगा। ठीक है, m क्या है साहब उसका एटॉमिक मास, तो देखिए लैम्ब्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्ब्डा अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, रूट में देखिए m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन, तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो लैम्ब्डा प्रोटॉन लैम्ब्डा अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए बेटा 4/1 का रूट, तो क्या आ जाएगा 2:1, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 2:1। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इनके बीच में, तो जो रिलेशन आएगा वो क्या जाएगा 2:1 का रेशियो आएगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणी में से कौन सा दृश्य क्षेत्रफल विजिबल रेंज के अंदर आता है बेटा। ठीक है कि नहीं, देखिए बेटा अपन बात करते हैं अपन ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, ये अपने पास दे रखी है। यदि संक्रमण यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हो रहा है, देखिए ये इसको बोलते हैं अपन लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी बोलते हैं बेटा इसको। यदि दूसरे के अंदर हो रहा है तो देखिए, यदि दूसरे के अंदर हो रहा है इसको बोलते हैं बेटा बामर श्रेणी अपन। ठीक है, तीसरे की यदि अपन बात करें तो देखिए, तीसरे की यदि अपन बात करें तो लाइमन बामन ब्रेकन ये होता है बेटा। ठीक है, तो जो लाइमन होती है वो किस में होती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेंज में होती है। ये अल्ट्रावायलेट जो रेंज होती है उसके अंदर होती है बेटा ये अल्ट्रावायलेट। अवरक्त जो क्षेत्र होता है इसके अंदर आती है ये। दूसरी यदि बात करें तो ये आता है विजिबल के अंदर आता है बेटा। बामर जो आता है वो किस में आता है, विजिबल दृश्य प्रकाश में आता है। बाकी जितने भी बच गए बेटा ये आती है इंफ्रारेड में बेटा। ठीक है कि नहीं, इंफ्रारेड के अंदर आती है। तो देख लीजिए आप कौन सा आंसर आएगा दृश्य प्रकाश में बामर श्रेणी। देखिए
तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप 94 क्वेश्चन की तरफ आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या बोल रहा है, एक बीटा कण रेडियोधर्मिता नाभिक द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है। तो देखिए बेटा जो बीटा उत्सर्जन होता है, बीटा जो डीके होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है बीटा पॉजिटिव और दूसरा होता है बीटा नेगेटिव। यदि अपने को कुछ भी नहीं दे रखा और पूछा जाए तो अपने को हमेशा ये मानना है। ठीक है, तो जब बीटा पार्टिकल यदि ये निकलता तो इसमें एक जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और बीटा पॉजिटिव की यदि अपन बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो इसके टाइम पे जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर बेटा +1 से राइज होता है, जबकि इसके अंदर यदि बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज होता है बेटा। तो देख लीजिए इसमें क्या पूछा है इन्होंने, रूपांतरण के समय न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। यस बेटा, देख लीजिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है बीटा नेगेटिव के समय। यदि कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो तो हमेशा अपने को बीटा नेगेटिव उत्सर्जन मानना है बेटा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपन देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 95 पे, जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सह संयोजन बंध टूटने के कारण होती है तो उस अर्धचालक को कहा जाता है। देखिए बेटा अपने पास में सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर की यदि अपन बात करें, अर्धचालक की यदि अपन बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है पी टाइप होता है, एक होता है बेटा एन टाइप। ठीक है, पी टाइप के अंदर 13th ग्रुप की अपन को इंप्योरिटी मिलाते हैं और इसमें 14th ग्रुप की वुमन। इसके अंदर पी टाइप में होल जनरेट होते हैं क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और एक नया बॉन्ड बनता है, तो इसकी वजह से होल, और यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है इसकी वजह से। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड किस में टूटेगा, पी टाइप में टूटेगा और होल बनेगा। देखिए बेटा कौन सा है, सी दे रखा है, इंट्रिंसिक के अंदर दे रखा है इन्होंने। जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सह संयोजन बंध टूटने के कारण हो तो उस अर्धचालक को कहा जाता है, उस अर्धचालक को इन्होंने इंट्रिंसिक बोला है बेटा। देखिए बेटा ये दोनों टाइप किसके, एक्सट्रिंसिक, ये दोनों से एग्जांपल है वो किसके दे रखे हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दे रखे हैं। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नैज अर्धचालक होता है, नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक, जिस विदाउट इंप्योरिटी जो सेमीकंडक्टर होता है, विदाउट इंप्योरिटी जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं अपन नैज अर्धचालक। और नैज अर्धचालक के अंदर जो चालन होता है वो किसकी वजह से होता है, केवल और केवल बॉन्ड ब्रेक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बॉन्ड ब्रेक की वजह से। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं तभी इसके अंदर करंट फ्लो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, सी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो 95। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो आपको याद होगा तो आप कर पाओगे, तो आपकी थोड़ी सी थ्योरी है वो भी थोड़ी स्ट्रिंग होनी चाहिए। देखिए एक पीएन संधि की मोटाई का क्रम, एक पीएन संधि की जो मोटाई का क्रम होता है बेटा वो किससे होता है, देखिए 10⁻⁻6 मीटर। आप बेटा एक रोज से एक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अलग अलग बुक में इनकी जो वैल्यू दी हुई होती है अलग अलग दी होती है, लेकिन लगभग सब बुक में इतनी वैल्यू दी हुई रहती है। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक से। इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कंप्लीटली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाइए। देखिए क्या होता है, अग्र अभिनीति में पीएन संधि डायोड की विगत रोधिका, ठीक है अग्नि, वो क्या है। देखिए बेटा अग्र अभिनीति में क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये अपने पास में पीएन डायोड है, ये देखिए ये अपने पास में डिप्लेशन लेयर है जिसको अवरुद्ध बोल रहे हो आप। ये विगत रोधिका है, इसमें पॉजिटिव चार्ज पड़े रहते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज पड़े रहते हैं बेटा। देखिए इसमें होल बने हुए रहते हैं, यहाँ पर होल बने हुए रहते हैं बेटा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री। अगर अभिनीति की यदि अपन बात करें तो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है बेटा। तो अगर अभिनीति की यदि अपन बात करें तो बेटा इसमें देखना पी जो होता है पॉजिटिव से जुड़ता है और एन नेगेटिव से जुड़ता है, उसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनीति। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये होल खुद भी पॉजिटिव होते हैं तो इधर की तरफ मूव करेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ, क्योंकि इनको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो इनको रिपेल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यू, तो लेयर यूं होगी। ठीक है, नहीं तो पहले इतनी थी तो अब क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसको क्रॉस करके जाएंगे, दबा देंगे होल और इलेक्ट्रॉन। तो जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई क्या होगी बेटा, घटती है। देखिए बेटा तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी इज राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के और मूव करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे, और इसकी जो लेयर है जो चौड़ाई है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
देखिए बेटा ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 98, ट्रांजिस्टर अच्छी शक्ति प्रवर्धक प्रदान करते हैं जब वे उपयोग में लाए जाते हैं। तो ए दिया है बेटा कॉमन कलेक्टर के रूप में जब अपन इसको काम में लेते हैं तब क्या आता है बेटा, ये अच्छी इसकी प्रवर्धन क्षमता आती है। ठीक है कि नहीं, आपको पता भी है अपन 3 तरीके की डायग्राम बनाते हैं ट्रांजिस्टर के लिए, ये कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर और कॉमन बेस। ठीक है, तो इसके लिए बीटा आता है, इसके लिए अल्फा आता है, इसके लिए गामा आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रवर्धन गुणांक आएगा वो किस में आएगा बेटा, कॉमन कलेक्टर के अंदर आएगा, जब उभयनिष्ठ क्या होगा, उसका संग्राहक विन्यास होगा तब। ठीक है, तो जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए और बेटा आप यदि कंटिन्यू इस चैनल को वॉच कर रहे हो और यदि आप रेगुलर इस चैनल से स्टडी कर रहे हो और यदि आप अपने सारे पेपर देखें, RUHS एंट्रेंस से चाहे वो पैरामेडिकल से रिलेटेड हो, वो अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो अपन ने सोल्व करवाए। तो ये यदि क्वेश्चन आप देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक अपन ने जितने भी पेपर सोल्व करवाए उसमें मैक्सिमम बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आप यदि 2022 की यदि बात करो पैरामेडिकल RUHS एंट्रेंस का, तो उसके अंदर भी पूछा गया है बेटा ये। देखिए यहाँ पर एक जेनर डायोड का उपयोग होता है। जो जेनर डायोड होता है उसका उपयोग कहाँ होता है बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन में होता है। कहाँ होता है बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन में। यदि आप 2016 और 17 का पेपर देखो, उसमें भी जेनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन था और यही सेम क्वेश्चन था। तो आप देखिए कि जो यहाँ पर हम पेपर करवा रहे हैं उनमें लगभग क्वेश्चन आप मान के चलिए 40 से 45% जो क्वेश्चन है वो रिपीट होके आ रहे हैं। तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है यदि आप इस चैनल की कंटिन्यू वॉचिंग कर रहे हैं और यदि आप पूरे जो पेपर है ये आप यदि इनको सोल्व करके जा रहे हो, अलग से पेपर मोड पे यदि आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है इन पेपर से। तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट होके आया है। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बार बार जेनर डायोड से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तरंगों का प्रकार कौन सा आता है। तो कौन सा आता है बेटा, इंफ्रारेड आता है बेटा। क्या आता है बेटा, इंफ्रारेड। ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा अपन ने इसमें बीच में क्वेश्चन बताया था अल्ट्रा वायलेट, तो ध्यान रखना जो अल्ट्रा वायलेट होता है बेटा वो पराबैंगनी होता है। अल्ट्रा वायलेट की यदि अपन बात करें तो पराबैंगनी होता है बेटा, इसका मतलब तो हिंदी अनुवाद जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है बेटा, इंफ्रारेड में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, डी। ये बेटा अपन ने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। 2019 का जो पेपर है वो अपन ने पूरा सोल्व कर लिया है। तो बहुत सारे पेपर बेटा आपके सामने आ चुके। BSc नर्सिंग जो है उसका 2019 का पेपर अपन ने सोल्व किया है। तो आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए बेटा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम एडवांटेज मिले इन पेपरों से, क्योंकि कंसेप्ट वही रहते हैं, तरीके वही रहते हैं, पेपर करने के तरीके कभी चेंज नहीं होते। तो आप यदि इनका पैटर्न भी यदि फॉलो करते हो, तो यदि उसकी वजह से आपके 3-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन यदि सही होते हैं, तो जो कट ऑफ मार्क्स है उस तक आप जरूर पहुंच पाओगे। तो आप कंटिन्यू इस चैनल को वॉच करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बेटा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके नियर्स एंड डियर्स जो भी तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम पे जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी एडवांटेजेबल वो हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।